पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी में हम लोग भाग 1 पढ़ लिए थे, भाग 2 पढ़ लिए थे, भाग 3 चल रहा था। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ का चर्चा ये बता दिए थे आप लोगों को। भाग 3 इसका नाम क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसमें आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में बता दिए थे परिभाषा, ठीक। 13 में बताइए क्या बताए थे? अल्पीकरण बता दिए थे। 14 में क्या बताए थे? विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक। 15 में क्या बताए थे? किसी से आप कोई भी व्यक्ति या पब्लिक या गवर्नमेंट किसी को जाति, धर्म, लिंग, जन्म इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। 16 में क्या बताए थे? लोक नियोजन में समता, अर्थात नौकरी में आपका नौकरी लेने के लिए सबको समान अधिकार प्राप्त है। 17 में क्या बताए थे? अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत को, छुआछूत के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 18 में क्या बताए थे? उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब कहीं से भी आपको कोई अपने नाम के पहले उपाधि नहीं लगा सकता है, ठीक। 19 में क्या बताए थे? 19 में आपका क्या है? ये जो आपका देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मूल अधिकार में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार समता एवं समानता का अधिकार, ये एक हुआ आपका। और ये 12 से 13, 12 में परिभाषा, 13 में अल्पीकरण। लेकिन पहला मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू होता है आपका? ये 14 से 18 तक, इसको बोलते हैं समता एवं समानता का अधिकार, ठीक। समता एवं समानता का अधिकार। ये दूसरा मौलिक अधिकार बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये समता एवं समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये बताइए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। तो ये इसमें हम 19 बता दिए थे, 20 बता दिए थे। 19 में क्या बताए थे? बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की, बसने की, सब बता दिए थे 19 में। किस में? 19 में। अच्छा आप ये बताइए कि आप अपना देश में एक स्वच्छ एवं सुंदर झंडा फहरा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 19 के तहत। तो ये सब चीज़ बता दिए थे। अब 20 भी बता दिए थे। 20 में क्या बताए थे? दोष सिद्ध के संबंध में किसी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान है। क्या पढ़ा? संरक्षण। 3 प्रकार के संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है फिर भी उसको 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान है। पहला, जब वो कानून मतलब कि जब वो क्राइम किया था उस समय के कानून से उसको दंड मिलना चाहिए, ये बता दिए थे। दूसरा, उसको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक क्राइम किया, किसी को मारा था तो 6 महीने की सजा हुआ, तो बार बार जब जैसे 6 महीना हुआ बाहर निकल गया, फिर जाके कहेगा जज साहब फिर बाहर निकल गया, फिर 6 महीना नहीं, एक ही बार, एक क्राइम के लिए एक बार, दूसरा क्राइम करेगा फिर दोबारा सजा मिलेगी। तो ये 2 गो उसका हो गया। तीसरा क्या बताए थे इसमें? स्वयं के विरुद्ध आप न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते हैं। ये 3 गो उसका प्राप्त था। 20 बता दिए थे। अब हमको कहाँ तक पढ़ना था? कहाँ से? 21 से। 21 से स्टार्ट करें। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। इसमें किस चीज़ का है वर्णन बताइए? अनुच्छेद 21 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इस चीज़ का वर्णन किया गया। किसका? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझते हैं। प्राण की स्वतंत्रता आपको अलग मिलती है, जबकि दैहिक स्वतंत्रता
आपको अलग मिलता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार भारतीय संविधान कहता है कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि एवं लगा दिया, प्राण की भी स्वतंत्रता है और दैहिक स्वतंत्रता भी है। तो प्राण की स्वतंत्रता क्या कहता है, सबसे पहले ये समझते हैं। प्राण की स्वतंत्रता कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति का आप प्राण नहीं ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का आप प्राण नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावे किसी व्यक्ति का प्राण आप नहीं ले सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट हो तो भी या पब्लिक हो तो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के प्राण आप नहीं ले सकते हैं। हमारी प्राण है, हमारा प्राण हमसे कोई नहीं छीन सकता है। कोई छीन सकता है? नहीं। लेकिन मतलब कि अपवाद में आपको ये चर्चा किया गया है कि जैसे किसी भी व्यक्ति का प्राण तो कोई उसको छीन नहीं सकने का मतलब कि उसको न मार सकते हैं, न मर्डर कर सकते हैं, न फांसी दे सकते हैं। यही ना हुआ, प्राण कोई नहीं छीन सकता है। दूसरा बात हुआ कि जब आप किसी या पब्लिक या गवर्नमेंट या मतलब कि जनता कोई भी हो, मतलब किसी का प्राण अगर नहीं छीन सकता है तो आप अपने प्राण को भी स्वयं खुद नहीं छीन सकते हैं। ये भी आपको संविधान अधिकार नहीं देता है। जब हमारा प्राण कोई किसी दूसरे को छीनने का अधिकार नहीं है तो हमको भी छीनने का अधिकार नहीं है। जिसने मेरा प्राण दिया है वो अपना छीन ले, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन प्राण किसने दिया पता है? नहीं पता है किसने प्राण दिया, तो कौन छीनेगा ये भी नहीं पता है। किसी को छीनने का अधिकार नहीं है आपका प्राण। तो जब आप स्वयं, दूसरा कोई आपका प्राण नहीं छीन सकता है तो आप अपना प्राण अपने आप भी नहीं छीन सकते हैं। आप अपने से आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? आत्महत्या। तो इसमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण कोई भी नहीं छीन सकता है, उसको प्राण की स्वतंत्रता इसमें दिया गया अनुच्छेद 21 में। दूसरा बात, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपका प्राण नहीं छीन सकता है तो आप स्वयं, जिसको बोलते हैं खुद खुशी, क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं खुद खुशी। खुद खुशी, खुशी में तालाबे से होता है ना, यानी कि खुद खुशी नहीं कर सकते हैं। जब दूसरा कोई आपका प्राण नहीं छीन सकता है तो आप स्वयं अपना प्राण छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि जब दूसरा कोई प्राण किसी का नहीं छीन सकता है तो वो अपना से भी प्राण नहीं छीन सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना प्राण स्वयं छीनना चाहता है, अर्थात खुदकुशी करना चाहता है, अपने मतलब कि फांसी लगाना चाहता है, अपने से मर जाना चाहता है, तो अगर इस काम करने में वो सफल हो गया तब तो कोई बात नहीं, वो तो जब चला गया तब दंड किसको दीजिएगा। लेकिन अगर उसमें सफल नहीं हुआ, बच गया, तो दंड उसी को मिलेगा, ससुरा को, जौन कि अपना प्राण स्वयं ले रहा था। क्यों ले रहा था भाई? उसको बुला कर न्यायालय में इधर आओ, इधर आओ, तुम अपना प्राण क्यों ले रहा था? तो बताइएगा, ये प्रॉब्लम है। फिर भी न्यायालय कहेगा कि सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, मगर तुमको अपना प्राण लेने का अधिकार नहीं है। तो उसको धारा 309 के तहत कोर्ट में सज़ा सुनाई जाएगी कि तुम अपना प्राण क्यों ले रहा था। तो कोई भी व्यक्ति अपने से अपना प्राण छीनने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो अगर पकड़ा गया तो धारा 309 के तहत सज़ा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए आगे चलें। ये हुआ आपकी प्राण की स्वतंत्रता हो गया। किसका स्वतंत्रता? प्राण की स्वतंत्रता। अब कुछ दैहिक स्वतंत्रता भी तो होता है। दैहिक स्वतंत्रता होता है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या? बताइए, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब रहने की स्वतंत्रता। जैसे मान के चलिए कि हम इंसान हैं, तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि हमारी मन हम जहाँ रहे, मन करेगा तो हम यहाँ पढ़ाएंगे, और नहीं मन करेगा तो खेत में जाके अपना योगा करेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता है। मन करेगा तो हम आप लोगों को बीच में रह के पढ़ाएंगे, और नहीं मन करेगा तो हम अकेले कहीं रहना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है हमको। माठिया पकड़ लेंगे जा करके, माठिया पर चले जाएंगे, बोल रहे माठिया पर चले जाएंगे। माठिए पर जाना ही अकेला नहीं कहलाता। देखिए, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है एकांतवास। एकांतवास, एकांतवास का मतलब होता है कि आप अकेले रह सकते हैं, कहीं पर जंगल में, कहीं गाछी में, कहीं खेतों में, कहीं घर पे भी आप अकेले रूम में भी रह सकते हैं। आपको कोई नहीं कह सकता है अकेले का है, चल 10 गोरा के बीच में रहिए, ऐसे कोई बोलेगा क्या? नहीं। हमारा मन है, हमारा मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे।
ये मेरा मन है। इसको देता है दैहिक स्वतंत्रता, एकांतवास, हमको मन करेगा तो अकेले रहेंगे, और नहीं मन करेगा तो 10 गोरा के जौरे रहेंगे, कोनो बात नहीं। मन करेगा मन करेगा तो परीक्षा दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं दीजिएगा। पैसा, अच्छा, तो ये देखिए, आपको मन करेगा तो पैसा दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारो मन करेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ाएंगे, ये भी तो मेरा मौलिक अधिकार है ना। क्या मन करेगा तो पढ़ाएंगे, और नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। बोल रहे हैं हाँ, बोल रहे हैं कब कैसे पढ़ा दें, मन करेगा तब न पढ़ाएंगे, नहीं मन करेगा तो कहियो नहीं पढ़ाएंगे, ये तो हो सकता है। कह रहे मन करेगा तो देंगे नहीं। चलिए आगे, इसको बोलते हैं एकांतवास यानी दैहिक स्वतंत्रता। इसमें होता है आपको विदेश भ्रमण करने की आज़ादी मिलती है। कहाँ? विदेश में भ्रमण करने की। हमको मन करेगा तो हम देश में रहेंगे, मन करेगा कि नहीं अमेरिका घूमने का मन है तो पैसा मेरे पास रहना चाहिए, तुरंत फ्लाइट पकड़ेंगे और विदेश। लेकिन इसमें अपवाद होता है कि विदेश, ये जो आपका दैहिक स्वतंत्रता है, किसको नहीं दिया जाता है? विदेशियों को। विदेशियों या निवारक निरोध, निवारक निरोध, जिस पर निवारक निरोध लग गया, जिस पर निवारक निरोध लग गया उस पर आपका दैहिक स्वतंत्रता नहीं लगेगा। जिस पर निवारक निरोध लग गया उस पर दैहिक स्वतंत्र नहीं लगेगा। आप सुनिए, इसमें कहता है दैहिक स्वतंत्रता में कि हमको विदेश घूमने की अनुमति है, और आपको जैसे मान के चलिए कि निवारक निरोध कहता है कि कोई व्यक्ति को उस सिचुएशन में पकड़ा जाता है निवारक निरोध के थ्रू, जब वो व्यक्ति कहीं मान के चलिए रहेगा तो दांगा करवा देगा, तो आप शक के घेरे में हैं तो आपको पकड़ना है निवारक निरोध के खिलाफ, आप दंगा करवा सकते हैं। आप कहिए कि नहीं हमको विदेश जाना है, भाग जाइए विदेश, तो पकड़ेगा कैसे? तो इस समय आपको विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलेगा, तब नहीं कह सकते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता है, हट हमरा विदेश जाए दे, उस समय नहीं कह सकते हैं आप। उस समय आपको वो गिरफ्तार कर सकता है। निवारक निरोध क्या होता है आगे अभी बताएंगे, ठीक। चलिए, अब कोई विदेशी आदमी आया, विदेशी आदमी आया तो विदेशी जब आदमी आएगा तो उसको विदेश फिर जाने की स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन कोई यहाँ क्राइम कर दिया तब नहीं कहेगा हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, हमको विदेश जाने दो जल्दी, कि कोई नहीं रोक सकता है मेरा, तो उनको नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें ये आप क्या किया गया है, बाधित किया गया है, इसको बंद किया गया है, इसको नहीं मिल सकता। तो ये हुआ आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोनों में फर्क है। आपका प्राण कोई भी नहीं ले सकता है, और आप भी अपना प्राण ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर दूसरा कोई आपके प्राण को लिया तो धारा 302 के तहत, किसके? धारा 302 के तहत। लेकिन अगर आप खुद अपना प्राण ले रहे हैं तो किसके तहत दंड मिलेगा? धारा 309 के तहत। ये याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र, दैहिक का मतलब होता है एकांतवास रह सकते हैं, आपको मन करेगा विदेश जाने में विदेश जा सकते हैं। आपको मन किया कि भाई हम अपना मोबाइल चलाएंगे, जैसे प्राइवेसी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमारा मोबाइल है, हम मोबाइल में क्या प्राइवेट चीज़ रखे हुए हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम दूसरे को चाहेंगे कि नहीं दिखाएंगे तो हम नहीं दिखा सकते हैं, कितना भी कोई कुछ कहे दिखाओ ना, हम नहीं दिखा सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है भाई, इसमें प्राइवेसी मेरा है। हो सकता है कि इसमें कैसा कैसा फ़ोटो हो सकता है आपके मोबाइल में अच्छे डाटा हो जो कि कोई चुरा लेगा, लीक कर लेगा, देख लेगा, ये भी तो हो सकता है। तो आप अपने मोबाइल का पिन या कोई ऐसा पासवर्ड किसी व्यक्ति को बिना मर्जी के ज़बरदस्ती नहीं बता सकते हैं। कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकता है। कोई पूछ सकता है? नहीं। आप मोबाइल लॉक कर दीजिएगा, हम कहेंगे बताइए करो, बता सकते हैं आप? नहीं बताइएगा। आपका ये क्या हुआ? प्राइवेसी हुआ। क्या हुआ? प्राइवेसी। मोबाइल में क्या है नहीं है, आपको अगर इच्छा करेगा तो अपने पत्नी को भी, तो मन करेगा तो बताइएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं बताएंगे। तो आपको पत्नी ये नहीं बोल सकती है कि मोबाइल का तुम लॉक बताओ जल्दी। सुनिए पहले, वो आपका मौलिक अधिकार है, प्राइवेसी है। मन करेगा तो अपने पत्नी को आप लॉक बताइएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं बताइएगा। इसमें आपकी मर्जी है, आपकी प्राइवेसी है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा बबुआ, उसको भी मन करेगा तो वो भी अपना पासवर्ड बताएगी, नहीं मन करेगा तो नहीं बताएंगे। इसमें क्या रखे हैं, ठीक ना? तो मार देगी झाड़ू से, ही नहीं मार पाएगा। देख लीजिए।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, प्राइवेसी समझ में आ रहा है? प्राइवेसी क्या होता है, किस में आता है? दैहिक स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद में? कोई आपके प्राइवेसी के हनन करता है तो किस अनुच्छेद के हनन करता है? किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सके, या रिकॉर्ड कर भी ले तो कहीं आपका लीकेज कर दे। किसी को अधिकार है? नहीं। हम मोबाइल चला रहे हैं, जिस कंपनी के चला रहे हैं, मान के चलिए कि आईफोन चला रहे हैं, आईफोन जैसे चला रहे हैं या जियो का सिम चला रहे हैं, तो किसी भी कंपनी को ये अधिकार है कि आपका वो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये बता देता है कि दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आपकी मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, तो तुरंत आप क्या कीजिएगा? फ़ोनवा को काट देंगे। हमारा मन करेगा तो बतियाएंगे, नहीं तो तुरंत क्लिक करेंगे, फ़ोन काट देंगे। मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्यों बात करेंगे भाई? नेट बंद था तो इसमें बोल रहा था। क्यों बात? हाँ, तो जैसे आप देखिए, आप जिसे बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो कोई आपके प्राइवेसी को उल्लंघन नहीं कर सकता है। आपकी ये जो प्राइवेसी है, इसको बोलते हैं निजता के अधिकार। क्या बोलते हैं इसको? निजता के अधिकार। तो निजता के अधिकार आपके पास है कि हम अपना निजी डाटा, निजी बात, निजी कोई संपत्ति नहीं, निजी कोई वस्तु हम किसी से लीक नहीं करेंगे। इच्छा नहीं करेगा तो, मन करेगा तो सब बता देंगे, ये तो मेरा मर्जी है। क्या इसमें कोई डाउट? लेकिन ज़बरदस्ती कोई अपने मन से नहीं पूछ सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार आता है? तो क्वेश्चन में, एग्जाम में बार बार पूछता है कि व्यक्ति का निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? 21 में। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में निजता के अधिकार को जोड़ दिया और बोला कि यह किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये निजता का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये संलग्न रहेगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार? 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। अगर आपको मन करेगा कि हम फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक चला रहे हैं, या मान के चलिए कि कहीं कॉल करके किसी आप दोस्त से बात कर रहे हैं, तो दोस्त से बात कर रहे हैं, तो वो दोस्तवा अगर चाहेगा कि हम आपके कॉल को रिकॉर्ड कर लें, तो ये कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, कंपनी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन अगर वो कर रहा है तो कंपनियां आस्ते से आएगा, आपको कानवा में कह देगा कि सुनो तुम्हारे कॉलवा को रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें बोलेगा कि दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तुम्हारे कॉल को कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा है बबुआ, तो तुम्हारा मन करे तो रिकॉर्ड करवाओ, और नहीं मन करे तो रिकॉर्ड मत करवाओ। इसमें कंपनी का कोई इजाज़त नहीं है। हाँ, क्या सुन सकते हैं? अच्छा, कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी लिखेगा कि दिस कॉल हैज़ बीन कॉन्फ्रेंस। आपके कॉल को कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। मन करे तो आप इसमें संलिप्त रहिए, या नहीं मन करे तो अपना साइड हो जाइए। इसको बोलते हैं निजता के अधिकार। बोलिए। वैसा नहीं रहता है सर, आप मोबाइल चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसका बात सब रिकॉर्ड आपका मोबाइल में हो रहा है, हैक नहीं कर लेता है सर, कॉल डाइवर्ट कर देता है सर, कॉल डाइवर्ट। आप जाति करिएगा, आप पूछो करिए, लेकिन पहले पता चलेगा। बिना OTP के, बिना बताए हुए किसी कंपनी के अधिकार नहीं है कि आपके कॉल को डाटा के लीक कर दे। आप रतिया में क्या बतियाते हैं मोबाइल से आधा रात को, कोनो कंपनी लीक कर देगा कोनो से? नहीं। अगर कर देगा तो तुरंत क्या करेंगे? आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को उल्लंघन किया वो कंपनी, तो आप तुरंत जाइए और अनुच्छेद 32 के तहत तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। वो कंपनी में ऐसा ताला लगाएगा, सील करेगा, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं खुलेगा। आपके हनन जैसे करे, अगर पता चले कि हमारे कॉल रिकॉर्ड को कंपनी कहीं लीक कर दिया है, तुरंत हाई कोर्ट का दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? इसको खटखटाइए और तुरंत अनुच्छेद 32। ऐसे भी ना हो तो अनुच्छेद 226 के अनुसार कहाँ जाना है? हाई कोर्ट में चले जाइए। वो भी जाएगा, आपकी किसको रोकेगा? तुरंत आएगा, रे सुन सुन सुन, ये कौन बोल दिया तुमको कि उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात निजता के अधिकार का उल्लंघन करो? तुम कंपनी है, अपने लिमिट में रहो। उसको बताया क्यों नहीं? उसको बताना चाहिए ना। कोई अगर तब तक आपके कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, आपके कॉल को कोई सर्विलांस पर डाल सकता है? नहीं, कोई नहीं डाल सकता। लेकिन कुछ ऐसा मतलब कि कानून बनाया गया, जब देखा गया संविधान बनाने वालों ने कि ये तो गजब मौलिक अधिकार प्राप्त है भाई, तो कौन कुछ कर देगा। जैसे प्राण लेने की स्वतंत्रता है ये ना,
तो मर्डरों कर दीजिए या कहिएगा कि हमारा फांसी आप नहीं दे सकते, हम 20 गोरा का मर्डर कर दो, उससे क्या मतलब है? हमको प्राण विधायक स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त है रे बबुआ, लेकिन तुम गलती नहीं करेगा तब। आज ऐसे गलती किया तो विधि द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाती है। यह किस में है? भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर विधि द्वारा, क्या बोलते हैं, हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति का आप प्राण नहीं ले सकते हैं। जब लेना होगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बिना विधि के द्वारा प्रक्रिया की हुई आपके प्राण को नहीं ले सकता है। फांसी देना होगा तो पहले आपका कोर्ट में केस चलेगा, सिद्ध होइएगा, सबूत देखेगा, हाँ दोषी है, इतने दिन की सज़ा दिया जाए, इतने तारीख को फांसी होगा। ये सब क्या है? विधि है। ये सब विधि द्वारा आपकी प्राण को लिया जा सकता है, ऐसे किसी की नहीं ले सकते। यहाँ तो कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? आगे चलें, चलिए। हाँ, जब आतंकवादी बात करेगा, मान के चलिए आपके देश में आतंकवादी मांग करेगा हमारे बात को क्यों सुन लिया, तो हमारा राष्ट्र जो है उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम भारत के लोग अपना संप्रभुत्व स्वयं बनाएंगे। तो हमारे देश में आतंकवादी आएगा तो उसके खिलाफ हम क्या कानून बनाएंगे, ये हमारे संसद के हाथों में रहेगा। किसके हाथों में? संसद के हाथों में। संसद को अगर इच्छा करेगा तो आतंकवादी के खिलाफ कठोर कानून भी बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। तो ये सब आतंकवादी को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आतंकवादी को एक चीज़ जल्दी प्राप्त होता है, सामने दिखाई दिया गोली दे दो, उसको जल्दी प्राप्त हो जाता है। कोई और दिक्कत और कुछ पूछना है? आतंकवादी के लिए ये सब नहीं लागू होता है। कोई भी व्यक्ति गलती काम करेगा तो इसके लिए ये सब लागू नहीं होगा। आगे चलें, अनुच्छेद 21 क्लियर, कुछ पूछना है इसमें? प्राण विधायक स्वतंत्रता में चलिए। इच्छा मृत्यु उसी को बोलते हैं, खुद खुशी को। वो अगर चाहेगा कि इच्छा मृत्यु मिल जाए तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय आपको क्या कहता है कि कहीं कहीं देश में देखिएगा तो आपको इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार दे दिए गए। आप चाहें तो अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर सकते, लेकिन हमारे देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अभी तक इच्छा मृत्यु में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा लाचार है, इतना ज़्यादा दर्द से परेशान है कि मतलब कि पैर कट गया, हाथ कट गया, सब कुछ कट गया, फिर भी उसकी प्राण अभी है, तो आप उसकी प्राण को आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं जब तक अपने से नहीं मरेगा वो। तो सर्वोच्च न्यायालय एक केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कि देखिए, किसी व्यक्ति को अगर किसी डिवाइस पर, लाइफ सपोर्टेड डिवाइस पर रखा गया है तो हम केवल इतना इजाज़त दे सकते हैं कि वहाँ से आप उस डिवाइस को हटा लीजिए। ये नहीं कर सकते हैं कि उसको आप इंजेक्शन देके या जैसे ही मार दीजिए। वो अपने से जितना भी तड़पे उसे मतलब नहीं है। जिस डिवाइस पर उसको ज़िंदा रखा गया, कोई डिवाइस लगा करके, उस डिवाइसों को हटाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट दे देता है, इससे आगे नहीं देता है। इसके आगे कुछ भी आप नहीं कर सकते उसको। अगर कोई डिवाइस पर व्यक्ति जिंदा है तो सिर्फ फिर भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ये सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दिया है कि इस डिवाइस को आप उससे हटा लीजिए, हटा सकते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और उसके बाद भी अगर जिंदा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें स्वेच्छा से मृत्यु है ही नहीं। कहीं कहीं है किसी किसी देश में जहाँ स्वेच्छा से मृत्यु प्राप्त होता है, वहाँ जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना, हम फलाना आदमी चिलाना आदमी यहाँ के रहने वाले निवासी अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं, तब वहाँ की सरकार कहे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन भरिए, इतना बड़ा फॉर्म देगा, भरवाएगा और सिग्नेचर वगैरह सब करवाएगा। और उसके बाद जाइए आराम से, वहाँ पर बनाया रहता है रूम, बेड पर सोइए, फैसिलिटी, एक वो इंजेक्शन देगा, आपको कुछ पता नहीं चले, कुछ देर के बाद में स्वर्ग में। जैसे एग्जाम्पल में स्विट्जरलैंड में क्या है, इच्छा मृत्यु है, जब मन करे अपनी इच्छा से अपना मृत्यु बुला सकते हैं, प्राण दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 समझ में आया? अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं, आप किसी के प्राण को छीन सकते हैं,
नहीं छीन सकते हैं। आप अपने प्राण को छीन सकते हैं? नहीं। आपकी प्राण को कोई छीन सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, देश विरोधी अगर आप काम किए हुए हैं, किसी की मर्डर किए हुए, किसी की हत्या किए हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपके प्राण को छीना जा सकता है। जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं करिएगा तब तक प्राण को नहीं छीना जा सकता। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। चलते हैं अब आगे। दैहिक प्राण का मतलब तो समझ गए, दैहिक का मतलब समझ में आया। आपको मन करे तो आप एकांतवास में रहिए, आपको मन करे तो आप विदेशों में भ्रमण कीजिए, मन करे तो घरे में बंद रहिए, मन करे तो खटिए पर सोए रहिए। उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब है? आपको मन करे तो निजता के अधिकार, इसमें आपका VVI क्वेश्चन है, पूछता है बार बार कि निजता के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? किसमें रखा गया है? तो मेरा क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा टाइट से बोलिए। किस में रखा गया है? 21 में रखा गया है। निजता के अधिकार में देखिए, इसमें निजता में एक और फैसिलिटी देता है दैहिक में। दैहिक का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका शादी हो गया, शादीशुदा आदमी है, तो अगर उसको इच्छा करे कि नहीं हम अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला से हम अपना उसके साथ में जीवन बिताए, तो आप बिता सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर उसका भी सहमति होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, हाँ कोई व्यक्ति है, ये शादीशुदा है, अगर इसको शादी हो गया है तो फिक्स है कि इसका या तो पति या नहीं तो पत्नी होगी। अगर ये पति है तो इसका ये पत्नी होगी। अगर पत्नी अलग है, पति अलग है, तो पति अगर शादीशुदा है, इसके साथ में पति पत्नी का शादी होगा मान के चलो। अगर ये चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए, किसी दूसरे महिला के साथ, हाँ, तो इस महिला की इच्छा अनुसार अगर आप तैयार हैं तो दोनों आदमी की इच्छा है तो आप लोग रह सकते, इसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ बबुआ ध्यान रखना, एकरो मर्जी है, यो तीसरा के साथ रह सकता है किसी पुरुष के साथ, वहाँ पे आप नहीं रोक सकते हैं, वहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा ये दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका भी दैहिक स्वतंत्रता है आपके साथ साथ। तो इसीलिए आप जो काम करिएगा इसको भी करने की इजाज़त है, आप अगर नहीं करिएगा तो इसको भी आप रोक सकते हैं, खुद ही रोक जाए। एक आदमी चाहता है, एक आदमी नहीं चाहता है, तो वो है धोआ धोई स्टार्ट, जूता चप्पल फाटा फाटी, ज़्यादा दिन तक नहीं चल। हाँ हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं, 20 को मन करेगा 20 को शादी कर सकते हैं, वो आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। आप करिएगा, क्या बोले हैं? अच्छा, आपके ऊपर ना देखें, इनके ऊपर देखें ना। अनुच्छेद 22 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? 19 से लेकर के, देखिए 19 से लेकर के 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है? 21 के, अच्छा 21 के क छूट रहा है। चलिए 21 के क पहले देख लेते हैं। 21 के क में यह वर्णित किया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को यह निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कैसे लिखाता है? ऐसे अच्छा, यहाँ पर निःशुल्क क्या मिलेगा? ये शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इससे पैसा नहीं लेगा। 6 से 14 वर्ष व्यक्ति ले वो अलग बात है, मगर सरकार आपको ये फैसिलिटी देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और कोई इसमें अगर मान के चलिए कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा दे रहा है, सबको दे रहा है शिक्षा, ये किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन आया। 86वां संविधान संशोधन आया, कब आया? 2002 ईस्वी में आया। कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है।
और निःशुल्क शिक्षा लेने का उसको मौलिक अधिकार है। सरकार ये नहीं कह सकती है कि तुम फलाने कास्ट के बच्चा है 6 से 14 वर्ष का तो तुमको निःशुल्क शिक्षा, और चिलाने कास्ट का है तो उससे पैसा लेंगे, ऐसा कर सकती है? सबका अधिकार बराबर है। सरकार ये नहीं कह सकती है कि इनमें से 20 गोरा को हम शिक्षा देंगे और बाकी 10 गोरा को नहीं देंगे। वो कहे रे ओकरा देवे हमरा नहीं देवे, हमरो अधिकार बा, हम 6 से 14 वर्ष तक लेगा निःशुल्क शिक्षा लेंगे, तुमसे कोई पैसा नहीं देंगे। सरकार से लड़ सकता है कोई व्यक्ति, तो सरकार निःशुल्क शिक्षा देता है कि नहीं? देता है सभी बच्चों को, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक है, कोई फी नहीं लेगा। लेकिन खराब शिक्षा देता है वो अलग बात है, अच्छा शिक्षा नहीं देता है। हाँ, सिस्टम खराब है, सरकार के सिस्टम जो है ना वही खराब हो गया है, क्या कीजिएगा। तो अनुच्छेद 21 के क में कहता है कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किस अनुच्छेद के तहत? 21 के ए के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत? हाँ, 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत। ये आपका कौन सा अधिकार है? हाँ, ये आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार है, यानी शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं है? है, मौलिक अधिकार है। ये पहले कर्तव्य था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपको ये मौलिक अधिकार बना दिया। लागू हुआ उसी समय 2010 में, लागू हुआ 2010 में। देख लीजिएगा अपना डेट, लागू को डेट हमको पता नहीं है, 2010 में लागू हुआ था शायद। चलते हैं अब आगे। 21 का एक खत्म, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब चलते हैं अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अपराधियों के दोष के संबंध, अपराधी के संबंध में संरक्षण, अपराधी के अनुच्छेद 22 क्या कहता है? किसी को नहीं पता है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में उसको कुछ संरक्षण प्रदान है। अब क्या क्या संरक्षण प्रदान है इसको देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब क्या क्या संरक्षण है भाई, पहले इसको देखते हैं। तो ये 2 प्रकार के होता है। पहला आपका संरक्षण देता है, एक होता है दंडात्मक। क्या होता है? दंडात्मक। और दूसरा होता है आपका निवारक निरोध। निवारक निरोध गिरफ्तार 2 तरीके से किया जाता है, एक निवारक निरोध के तहत और एक दंड देने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करेंगे ना तो उसको कुछ संरक्षण भी प्रदान है उसके साथ साथ। गिरफ्तार तो कर ही सकते हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ उसको क्या प्राप्त है? कुछ संरक्षण प्राप्त, स्वतंत्रता प्राप्त है। उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि उस गिरफ्तार करते समय उस व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। अब क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है? तो पहला, जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो उससे पहले उसको दिखाना पड़ता है कि हम किस कारण से हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, नोटिस दिखाइए। हाँ, अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ता है, फलाने के गलती के कारण आपको हम क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, तो वारंट दिखा करके आप गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई आपको गिरफ्तार करने आएगा तो पूछ सकते हैं कि हमको क्यों गिरफ्तार कर रहा है भाई, दिखाओ वारंट, क्यों गिरफ्तार कर सकता है। अब दूसरा बताइए, जब वो पुलिस आपको ये गिरफ्तार कर लिया वारंट दिखा करके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका केस पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल केस है तो वारंट दिखाएगा, अगर केस हार्ड है, किसी को मर्डर कर दिए मार के, तो वारंट दिखाएगा। मारेगा 4 घंटा 4 जहाँ पर आप बैठा देगा वो अपना गाड़िया में, वारंट देखेगा। तुम चल वारंट दिखाते हैं कोर्ट में, तुमको क्या किया है सो वहीं देखेगा। ले जाएगा जज साहब के सामने, पहले ले जाएगा कहाँ बंद करेगा? पहले ले जाएगा थाना में। थाना में एक होता है उसको क्या बोलते हैं?
कैदी वो वाला एक रूम बनाया हुआ रहता, उसमें ले जाकर बंद करेगा। आप बंद करने के बाद जब बंद कर देगा तो थर्ड डिग्री के बाद जब मन भर जाएगा उसका, तब आपको कुछ संरक्षण प्राप्त है। उस संरक्षण उसके बाद देगा। क्या संरक्षण प्राप्त है? तो गिरफ्तारी करने के 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर, गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटा के अंदर किसी न्यायालय में, नज़दीक के न्यायालय में उसको जल्द से जल्द प्रस्तुत कीजिए। अर्थात 24 घंटे से ज़्यादा आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ये संविधान ने आपको ये स्वतंत्रता दिया हुआ है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है वारंट दिखा करके, और वारंट दिखाकर गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंदर जब गिरफ्तार कर लेगा तो उसके बाद 24 घंटा के अंदर में किसी भी न्यायालय में ले जाकर, नज़दीक के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं न्यायाधीश के सामने कि सर इसको फलाने काम के लिए हम गिरफ्तार कर लिए हैं, ये गलती काम किया है। अब वहाँ पर न्यायालय में जज साहब डिफाइन करेंगे कि इसको क्या करना है। अगर हो सकता है तो इसको आप जेल में डाल देंगे, अगर हो सकता है तो इसको क्या करेंगे, बेल दे देंगे। वहाँ से बबुआ को बेल, 2 बेलर ले आओ, बॉन्ड भरो, फला इतने रुपये का, आपको बेल दे देगा। ठीक, तो ये आपको 2 स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 22 में। कौन कौन? वारंट, यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध में आप वारंट देख सकते हैं, हमको क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है। 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय के अंदर में पेश करना होता है पुलिस को, लेकिन इसमें आने जाने की रास्ते का समय छोड़कर, मान के चला कि आपको गिरफ्तार किया आज दिन में 12 बजे, कितना बजे? 12 बजे। कल जैसे दिन में 12 बजे 24 घंटा पूरेगा, उस समय वो पुलिस लेकर के निकलेगा और लेकर के कहाँ जाएगा? कोर्ट में। तब तक बीच में जाम, छपरा जाने में आपको लग जाएगा जाम 3 घंटा डोरीगंज में। कहाँ पे? 3 घंटा, बालू वाला ट्रक लाइन से लगा 3 घंटा डोरीगंज में जाम में। तो 24 और 3 27 घंटा हो गया। तो आप ही नहीं जाके बोलिए जज साहब हमको 24 घंटे के अंदर नहीं लाया है। 24 घंटे के अंदर ही लाया है बबुआ, रास्ता में जाम था 3 घंटा, उसको नहीं काउंट किया जाता है। कोई डाउट नहीं? चलिए अब तीसरा देखें, तीसरा क्या संरक्षण प्रदान है आपको। अब जब आप जज साहब के सामने जब पेश कर देगा वहाँ पे ले जाकर, तब आपको अपनी मर्जी से वकील रखने की इजाज़त है। जिसको मन करे उसको रख सकता है, जितना मन करे। अगर कौन कौन देखते हैं बड़ा बड़ा क्रिमिनल होता है, इतना ज़्यादा पैसा देता है, अब बढ़िया बढ़िया वकील रखता है। क्या एपी सिंह? कौन एपी सिंह? हाँ एपी सिंह खतरनाक वकील है एपी सिंह। तो पैसा है तो बड़ा बड़ा वकील रख सकते हैं। तो आपको अपनी पसंद की वकील रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या रखने की? वकील रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वकील रख सकते हैं, अपनी पसंद की वकील रख सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। पुलिस गिरफ्तार आए तो वारंट चेक कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 22 के तहत। अब मर्डर करिएगा तो नहीं चेक करना है, नहीं तो वो और धोबो करेगा, लतीबो करेगा, ले ही जाएगा। हाँ, हल्का फुल्का कोई बात विवाद हुआ है, कोई आपको वारंट लेकर गिरफ्तार करने है तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका कारण बताइए। कोई ऐसा बात विवाद हो, उसमें आपको दिखा देगा कि ये फलाना वारंट है, इसके तहत चलो। अब हाँ, हल्का केस है, वारंट नहीं दिखा। देखिए पुलिस ऐसा चीज़ है ना कि अगर मनमानी पर उतर जाए ना तो कोई कानून मतलब कि काम नहीं आएगा, इस सब किताबों में रह जाएगा। लेकिन कलम ऐसा चीज़ है कि अगर आपके कलम में मजबूत है, कलम के मतलब तेज तरह के हैं, तो सारे लोगों को कलम से लपेट के बांध सकते हैं। लेकिन कलम उतना मजबूत, कलम मजबूत ना है, पुलिसों से लड़िएगा, उसके लिए उतना कलम मजबूत होना चाहिए पुलिस से लड़ने के लिए। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अगर पुलिस से लड़ना है कि पुलिस गलती क्यों कर रहा है, तो इसके लिए आपको कलम में पावर होना चाहिए। आप कलमों पावर ना रहे, आप पुलिसों से लड़ेंगे, ये कहाँ से भाई? हाँ, कुछ तो कलम से लीडो ना, बिना लीड के कलम से लड़िएगा, बिना स्याही के कलम से लड़िएगा। पैसा देते हैं। हाँ, पुलिस को जो पैसा देते हैं, किस स्थिति में पैसा देते हैं? आने के लिए, जाने के लिए घूस, वो सब अपना मन से मांगता है। किसी भी पुलिस को घूस नहीं देना है।
जो कराम किए हैं थाना में पता है कितना पैसा लगा तब बेल देंगे तो वो ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसा केस में ये पुलिस को अधिकार है कि थाना से बेल दे सकता है आपको, तो उस समय बॉन्ड भरवाता है। उस समय तो कुछ बॉन्ड जो राशि होती है उस समय वो जमा कराया जाता है। लेकिन कोई पैसा, कोई घूस किसी भी केस में पुलिस को नहीं देना है। सिर्फ बेल, जब बेल भरवाया जाता है तो वकील साहब इतने रुपए की बेल भरवाते हैं। देखते हैं ना, जब 2 बेलर लगता है। बेलर इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप भाग गए, आपको छोड़ा जाता है मजबूरी में कि चलिए इसको छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए। जब ये केस इसका चलेगा तो उस समय सबूत लेके आएगा। गलती किया होगा तो जेल में डालेंगे, नहीं किया होगा तो बरी कर देंगे। उसके बीच में इसको बेल दे दो कुछ दिन के लिए। तो अगर आप उसके बीच में फरार, तो उसके बदला में हाउ 2 गो जौन बेलारवा लगता है, अरे इधर 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 दोनों इधर, वो कहाँ गया जिसको छोड़वाया था, जल्दी उसको पकड़ के ले आओ, नहीं तो तुम दोनों अब पकड़ाएगा, और नहीं तो वो जो फाइन देना पड़ता है जो बनता है उसका। तो पुलिस को किसी को पैसा लीगल रूप से नहीं बनाया गया है कि पैसा लेना है किसी से। ये आपको 3 गो संरक्षण प्राप्त है। वारंट, गिरफ्तारी के विरुद्ध वारंट चेक करना, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। अपने पसंद के वकील रख सकते हैं, तीनों में कोई डाउट नहीं है। दूसरा, एक होता है निवारक निरोध कानून, ये 22 में आता है। ये आता है आपका दंडात्मक, और एक तरफ होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या होता है? इसमें भी गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करेगा, लेकिन इसमें गिरफ्तार करने के लिए ये नहीं कहिएगा कि हमको वारंट दिखाओ। अब इसमें आएगा ऐसा ही आँख मूंद गिरफ्तार करके लेके चला जाए। इस निवारक निरोध को बोलते हैं रॉलेट एक्ट इक्वल टू निवारक निरोध। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के नाम सुने थे, काला कानून। तो ये अभी भी काला कानून क्या है, लागू है हमारे देश में। क्या है, लागू है कि नहीं? लागू है। तो रॉलेट एक्ट से मिलता जुलता कौन सा कानून है? निवारक निरोध। शक के आधार पर गिरफ्तार करना, ही शक है ना, पुलिस को मन किया इसको गिरफ्तार करना, चल आजा के न्यायालय में, सर हमको शक था ना कि कल मर्डर कर देता है, और दुश्मनी सधा लेगा आपसे। तो इसीलिए पुलिस से पंगा नहीं लेना है। पंगा लेना है तो कलम मजबूत कीजिए, आप दृढ़ निश्चय करिए कि हमारा कलम मजबूत होगा, और पढ़ के कलम मजबूत कीजिए। उसके बाद जिससे मन करे पंगा लेते रहिए, जौन गलती करे उसको लपेटते रहिए, जौन सही करे उसको बरी करते रहिए। इससे पहले अगर आप चाहेंगे तो पंगा नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कलम में स्याही रन वैसे पंगा लीजिए। 10,000 मांग रहा है तो उसको मुँह में 20,000 देंगे, पंगा लीजिएगा। देखिए, सारे पुलिस वाले लोग पैसा नहीं लेते हैं, सब लोग देखिए 10,000 20,000 नहीं लेते हैं। कुछ ऐसा पुलिस वाला होता है ना, वो चोट्टा की पूरा पुलिस विभाग को बदनाम करके रख देता है। वो 2 रुपया दीजिएगा तो कुछ पुलिस वाले ले लेता है सब, चल 2 रुपया गुटखा खा ले तो दे ले 5 रुपया, चल दे ने, ऐसा नहीं तो है पुलिस में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा पुलिस वाले लोग हैं कि कहिए सर 5 रुपया है तो कहे दे 5 रुपया, वो दे, वो 5 रुपया ले के तो छोड़ेगा, कहेगा गुटखावा खा लेता है गन। ऐसा तो पुलिस वाला है। लेकिन कुछ ऐसा पुलिस लोग होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ भ्रष्ट पुलिसों के चलते उस अच्छे ईमानदार अफसर का भी नीति खराब हो जाता है, छवि खराब हो जाता है। आगे देखिए, गिरफ्तार, इसको निवारक निरोध कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी रेलवे के मेरिट बनाने में कुछ धांधली किया है, गड़बड़ किया है। क्या किया है? गड़बड़ क्या कर दिया है उस ससुरा? देखिए, ये क्या कर दिया है कि जैसे यूआर है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, और ये एसटी है या एससी है, सब के साथ में ये धोखाधड़ी किया है। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। जिसका बन गया वो शांत है, जिसका नहीं बना है उसको साथ भी गलती किया। जैसे जनरल में आपका पहले कट ऑफ दिखाया, कट ऑफ मान के चलिए 70 पर दिखा दिया, ठीक। कौन ओबीसी स्टूडेंट है जिसका आ गया 72, क्या आ गया? 72 आ गया। अब एक नंबर नहीं, इसको कट ऑफ पहले लिख देते हैं। जनरल को मान के चलिए 70, इसका हो गया 65, इसका हो गया 60। अब यहाँ पर कैंडिडेट लिखते हैं, कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी को लेते हैं। इसका नंबर, अगर ये ओबीसी है, क्या है? ओबीसी। अगर ये ला दिया 68 नंबर, एक दूसरा ओबीसी कैंडिडेट है, ये ला दिया 72 नंबर। कितना ला दिया? 72 नहीं, 71 मानिए ना।
अब इस दोनों के साथ क्या भेदभाव किया गया ये देखिए, दोनों को बुला लिया गया किसके लिए, फिजिकल के लिए। 68 नंबर वाले ओबीसी को बुला लिया गया क्योंकि 65 कट ऑफ था। 71 वाले ओबीसी को भी बुला लिया गया क्योंकि कट ऑफ कितना था, 65 था। ये दोनों को बुला के दोहरा लिया गया। और जब मेरिट बनाया गया तो देखिए इसका 70 से कम है 68 तो जनरल में जाएगा नहीं, ओबीसी में रहेगा। तो 65 कट ऑफ था और 68 नंबर है तो इसका मेरिट बना दिया गया, मेरिट बना दिया गया। दोनों फिजिकल पास है। मेरिट बनाते समय देखिए 68 वाला के मेरिट बन गया। हाई बबुआ 71 नंबर लाया तो टेल दिया जनरल में, जनरल के मेरिट बनाया है 72 पर। तो कह रहा है तोर 72 को नखाऊ पूरा ते भाग तोर नहीं बना। अब बताइए 68 को लाने वाला का मेरिट बन गया है और 71 वाला को मेरिट नहीं भी नहीं। बोल रहा है कि तुम जनरल में चला गया, क्वालिफाई कर गया है, 70 कट ऑफ है, तुम्हें 71 लाया है तो जनरल में चला गया। और तुमको जनरल में मेरिट बनाते समय नंबर कम हो जा रहा है, इसलिए तुम्हारा मेरिट नहीं बनेगा। कौन? सब कुछ लगाया है फिर भी नहीं बनाया है। ये कह रहा है कि तू जनरल में आ गया, देखो कैसे जनरल में आ गया, 70 कट ऑफ ला दिया है 71 तो किस में आ गया, जनरल। मेरिट हम बनाएंगे 72 तो किस में चला गया, घरे। किस में चला गया, घरे। जौन 68 नंबर लाया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जौन 68 नंबर लाया इसको भी मतलब कि फिजिकल पास करवा लिया, ये फिजिकल पास हो गया। कह रहा है कि 65 नंबर पर कट ऑफ है, 68 को लाया, ठीक है बबुआ, मेरिट हम बनाएंगे तो तुम्हारा मेरिट कितना पर बनाएंगे, इसका मेरिट जब बनाए 2 नंबर बढ़ा करके 67 तो कह रहा है कि हम 67 पर ना बनाए, 2 गो तो तुम्हारा बेसी है ना, चल तू नौकरी कर। एकरा कह रहा है तू 71 लाया है तो इसका तो कट ऑफ 70 लाया 71 चला गया जनरल में, तो अब इसका मेरिट वो बनाएगा 2 गो बढ़ा के 72 तो कह रहा है कि 1 नंबर कम हो जा रहा है, अब तू चल जा घर ही। ऐसे तो भेज रहा है। अब तो क्या इसका ये बताइए कि 68 नंबर लाना ठीक था और 71 नंबर लाना गुनाह था उसका? ऐसा बोर्ड में बैठने वाले अधिकारी को चप्पल से मारना चाहिए, उसको जूता निकाल के मार, जूता के सोच कर देना। पटना बोर्ड जो है कितना अच्छा से मेरिट बनाया है, जाकर देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर चेन्नई वगैरह मुंबई है वो सब ऐसा ही किया है। अब थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा उसको। देखिए एक कहा जाता है ना कहावत कि भैंस के आगे बीन बजाइए भैंस लागे पगुराए। तो जितना सब मतलब कि सरकार के आड़ में जितना भ्रष्ट अधिकारी है सब बैठा हुआ है, अब उसको कोई हटा नहीं सकता। एक सरकारी नौकरी में यही तो फर्क होता है, एक बार नौकरी लग गया तो समझिए कि हमारे बाप का विभाग है। अब जांची मन करे उसमें करते रहिए। कुछ ईमानदार लोग हैं जो अच्छे से करते हैं, जैसे पटना बोर्ड अच्छा से मेरिट बनाया है, बाकी सब बोर्ड घचर पचर किया है। हाई बबुआ क्या गलती किया था कि 71 को ला दिया? ये कैसे जानेगा कि हमको 71 को नहीं लाना है या 65 को नहीं लाना है, 66 को लाना है? इसको कैसे पता चलेगा? कुछ हो तो इसको पता चलना चाहिए। तो अब इस केस में जब हम लोग उतरेंगे सड़कों पर और ट्रेन के चक्का करेंगे जाम, तो ट्रेन जलेगा तो सबको दिखेगा क्या, लेकिन बच्चा के जब भविष्य जल रहा है तो किसी को दिख रहा है? यहाँ पर किसी को नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति में अगर पता चल जाएगा पुलिस को, बाप है मास्टर साहब वो नहीं सब बच्चे को लेकर जाएगा स्टेशन पर जाम करा देगा, तो इसमें शक हो जाएगा उसको, ये प्लान बना रहा है स्टेशन जाम करने के लिए, तो हम ही को गिरफ्तार कर लेगा। तो हम ही को लेकर चलिए आप निवारक निरोध के तहत चलिए थाना में, और ले जाएगा थाना में बैठा के कहेगा भाई महाराज ये सब बच्चा के फिर में काहे ला पड़े हैं आप चुपचाप शांत रहिए, वो अपने अस्थिर हो जाएगा। जैसे हुआ चाय पीजिए, वह से नहीं चाय पीजिएगा, ज़्यादा अकर बकर बोलिएगा तो 2-4 झापड़ लगेबो करेगा ऊपर से। तब आप कोर्ट में जाइएगा तो कलम अगर मजबूत है तो उसके कोई पूछ तक लेकर रगड़ दीजिएगा, और कलम अगर कमज़ोर है तो घरे आके लोल लटका के बैठ जाइए, कुछ नहीं। तो निवारक निरोध के खिलाफ में आप निवारक निरोध के संबंध में समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति को शक पर गिरफ्तार क्यों किया जाता है, कि अगर ही रहेगा तो जा करके चकवा जाम करा देगा, ये नहीं रहेगा तो केकर बात वाला लड़को सब मानेगा, कहे ए सर जी तो हिले नहीं, कुछ होगा तो कौन समझेगा, बात छोड़ा सा मत चलो सर, दूसरा दिन चलो, नहीं होगा। आज जब हम रहेंगे तो नहीं, चलो कुछ होगा तो हम समझेंगे, और सबको ले जाएंगे चकवा जाम करा देंगे। तो इसीलिए हम ही को गिरफ्तार कर लेगा, तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध। कोई भी घटना होने से पहले ही उसको रोक देना क्या कहलाता है, हो जाने के बाद क्या कहलाएगा, दंडात्मक निरोध। क्या कहलाएगा,
दंडात्मक निरोध। आई निवारक निरोध, यानी निवारक निरोध का मतलब कि रोक देना, निवारक निरोध। अगर हो गया तो दंडात्मक रूप से कार्रवाई किया जाएगा, गिरफ्तार करेगा, जज के साहब ले जाएगा, वकील रखिए, केस लड़िए, दोषी हो तो सजा मिलेगा। इसमें कुछ मत कीजिए, शक आया आपको गिरफ्तार करके अंदर। इस तरीके के काम सबसे ज़्यादा किया गया था जम्मू कश्मीर में, नज़रबंद कर दिए गए थे नेताओं को। ये जब 370 हटाया जा रहा